4 मार्च को एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के पेपर में जान फूंकने के लिए एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जिसमें अपने एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस चेक करने वाले हैं। पहले एमसीक्यू की बात करें तो पूछा गया चट्टानें कितने टाइप की होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर द रॉक्स आर क्लासिफाइड। आंसर होगा 3 ए। सेकंड है, एक इक्वेशन डाल रखी है 4FeO प्लस O2 इक्वल्स टू 2Fe2O3। इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन हो रहा है, सी आएगा। थर्ड है, मिट्टी में जीवांश पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर है, उनके मिलने से पोषक तत्वों की मात्रा पर क्या इफेक्ट पड़ता है? वो बढ़ जाती हैं, कम हो जाती है, एज इट इज रहती हैं? आंसर होगा इंक्रीज, ए। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें अमीनो कंपाउंड्स अमोनिया में बदल जाते हैं? आंसर होगा अमोनिफिकेशन, डी। पांचवा है, केओलिनाइट की धनायन विनिमय क्षमता कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कितनी होती? आंसर होगा 3 से 15, बी। मृदा कोलाइड सॉइल कोलॉइड के टाइप्स पूछे गए हैं, 2 टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ए ऑप्शन आएगा 2। मॉन्ट मोरिलोनाइट की धनायन विनिमय क्षमता का औसत मान होता है। एवरेज वैल्यू पूछी गई है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की। आंसर होगा सी, 80। फिर जौ की फसल को बोने के लिए मिट्टी का उपयुक्त पीएच मान कितना होता है? आंसर होगा सी, 6 से लेकर 7.5 के बीच में। आपकी बुक में एक टेबल डाल रखी है, वो पूरी टेबल आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चंस आते हैं वहां से। पीएच स्केल में pH बराबर 14 किसको शो करता है? ये मैक्सिमम लिमिट है एल्कलिनिटी की, क्षारीयता की अधिकतम सीमा, क्योंकि 14 के बाद में तो कोई वैल्यू है ही नहीं उसमें। उसके बाद है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट्स के लिए, कौन कौन से हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ए आएगा। और प्राइमरी कौन से हैं? NPK, बी। नाइट्रोजन पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व है, ये बात किसने बताई थी? इसमें आंसर आएगा बी, डी शाइसर। और यहां पर अगर ऑक्सीजन के लिए पूछा जाए तो भी आंसर यही आएगा, बी। फसलों में मेलाथियन, ये रिपीट हुआ है, 50 EC के प्रयोग पश्चात प्रतीक्षा अवधि है, वेटिंग पीरियड पूछा गया है, मेलाथियन 50 EC का। आंसर होगा सी, 5 डेज। इसकी भी टेबल डाल रखी है। एक एग्रोकेमिकल कंटेनर है, कृषि रसायन का डब्बा है जिसमें पेस्टिसाइड है, और उसके ऊपर लाल रंग का मोनोग्राम है, वो किसको शो करता है? आंसर होगा ए, हाईली पॉइजनस, अत्यधिक जहरीला। फिर है विटामिन थायमिन, थायमिन बोलते हैं B1 को, उसकी कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है, कौन सा डिसऑर्डर हो जाता है? आंसर होगा बेरी, ए। फिर है राइजोबियम का कल्चर, एक बायो फर्टिलाइजर होता है, किस फसल के लिए उपयोगी है? राइजोबियम हमेशा लेग्यूम फैमिली की प्लांट के लिए यूजफुल होता है, तो डी आएगा, चना, ग्राम। लाइपेज एंजाइम है, वो बॉडी के कौन से पार्ट में बनता है? आंसर होगा डी, पैनक्रियाटिक जूस, अग्नाशय रस। अब अपने बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स की। पहला है सॉइल इज ए डैश मास, मृदा एक डैश पिंड है, प्राकृतिक पिंड है, नेचुरल मास है। दूसरा है जीवाश्म पदार्थों के पूर्ण विच्छेदन, कंप्लीट डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के पश्चात प्राप्त गहरे भूरे या काले रंग का कोलोइडल पदार्थ, डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर्ड कोलोइडल सब्सटेंस बनता है। इसे क्या कहते हैं? ह्यूमस आएगा। मृतिका पर डैश आवेश होता है, क्ले के जो पार्टिकल होते हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होगा, ऋणावेश। चौथा पूछा गया बफर कैपेसिटी के बारे में, उभय प्रतिरोधक क्षमता के बारे में, वो किस पर डिपेंड करती है? ऑर्गेनिक, कार्बनिक या ह्यूमस भी लिख कर आ सकते हैं। उसके बाद मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर ऑर्गेनिक मैटर का डीकम्पोजिशन हो गया है, उसके रिजल्ट में CO2 के साथ कौन सा एसिड बनता है? आंसर होगा कार्बोनिक एसिड। इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट की बात चल रही है। भारतीय मानक संस्थान के अनुसार डैश डेसिबल्स की ध्वनि मानक ध्वनि होती है, स्टैंडर्ड साउंड होती है, जो कि ध्वनि प्रदूषण में नहीं आता है, विच इज नॉट ए साउंड पोल्यूशन। इससे ऊपर हो जाए तब अपन कहते हैं शोर हो रहा है।
तो वो कौन सा डेसिबल्स है? 90 डेसिबल्स, 90। अब जड़ों के अंदर आयनों का प्रवेश हो रहा है, वो कौन सी दो विधियों द्वारा होता है? तो दो एक्टिविटी होती है, एक है एक्टिव एब्जॉर्प्शन और दूसरा होता है पैसिव, निष्क्रिय। उसके बाद पेयजल है, ड्रिंकिंग वाटर, उसमें अगर नाइट्रेट ज़्यादा हो जाए तो कौन सी बीमारी हो जाती है? बीमारी का नाम है मेथोहीमोग्लोबिनिया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मोनोसेकेराइड्स का सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला पूछा गया मोनोसेकेराइड्स का, आंसर होगा CH2O होल N। दूध का सफेद रंग कौन से प्रोटीन के कारण होता है? कैसीन। दूध के अंदर 3 तरह का प्रोटीन होता है, कैसीन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, और कैसीन के कारण दूध सफेद रंग का होता है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप की बात करते हैं। मिट्टी के अंदर मिनरल मैटर कितना होता है? खनिज पदार्थ की प्रतिशत मात्रा पूछी गई है, ये पहले भी सवाल आया हुआ है, आंसर होगा 45%। केल्विनाइट का संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, Al4Si4O10OH होल 8। मिट्टी में अगर कार्बनिक पदार्थ की वृद्धि हो जाए, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाए, तो उससे धनायन विनिमय क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है? बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। फिर अगला है, अगर मिट्टी में एसिडिटी बढ़ जाए, मिट्टी एसिडिक हो जाए, तो पौधों पर कौन सा प्रभाव पड़ता है? एक प्रत्यक्ष प्रभाव लिखना था। जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं। पौधों में फॉस्फोरस का कोई काम लिखिए। इम्यूनिटी बढ़ाता है, ये रेजिस्टिविटी बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, और कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। और भी लिखे जा सकते हैं। वायु प्रदूषण है, एयर पोल्यूशन को रोकने का कोई एक मेजर लिखना है, एक उपाय लिखना है, एक तरीका। बहुत से तरीके हैं, छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आए हैं। आप प्लांटिंग कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं। जो न्यूक्लियर टेस्ट हो रहे हैं, परमाणविक परीक्षण हो रहे हैं, उन पर थोड़ी लगाम कसी जा सकती है। और जो व्हीकल हैं, जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाले व्हीकल हैं, उनके बजाय अपने इलेक्ट्रिकल, बिजली से चलने वाले व्हीकल यूज करें। अगला है कार्बोहाइड्रेट्स का बॉडी में एक काम लिखना है आपको। क्या काम करता है कार्बोहाइड्रेट? एनर्जी का पहला सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट्स। अपने को अगर एनर्जी चाहिए, थके हुए हैं, भूख लगी हुई है, तो सबसे पहले अपने रोटी मांगते हैं, और रोटी में होता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो पहला काम एनर्जी फूंकने का काम करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी बनाने का काम करता है, कोशिका झिल्ली को बनाने का काम करता है। फिर है, स्वच्छ दूध उत्पादन से क्या अभिप्राय है? क्लीन मिल्क प्रोडक्शन क्या होता है? जहाँ लाइव स्टॉक को, पशुओं को रखा जा रहा है, वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। जो इंसान उनको दूध रहा है, दूध निकाल रहा है, उनके हाथ साफ होने चाहिए। जिस बर्तन में दूध निकाला जा रहा है वो साफ होना चाहिए। इस पूरी प्रोसेस को अपने कहते हैं क्लीन मिल्क प्रोडक्शन। फिर सेक्शन बी भी आप चेक कर सकते हैं। डायग्राम, मोस्टली इस सेक्शन में डायग्राम पूछे जाते हैं। यहाँ एक लेबल डायग्राम ड्रॉ करना है सॉइल प्रोफाइल का। ह्यूमस का कॉम्पोजिशन लिखना आपको इम्पोर्टेंट है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉइल कॉलोइड में 3 अंतर करने हैं। उसके बाद कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है, मिट्टी का पीएच है, उसको इफेक्ट करने वाले 3 फैक्टर के बारे में लिखना है। और ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन पर क्वेश्चन ज़रूर आता है। उनकी कमी से या उनके फंक्शन के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पोटेशियम के बारे में पूछा गया। और तो कॉमन क्वेश्चंस हैं, मेमोरी बेस्ड होते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। सेक्शन सी की बात कर लेते हैं। इंटरनल चॉइस मिलती है आपको, यहाँ से भी क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड का क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, जो आपके बायोकेमिकल चैप्टर लगता है, जैव रसायन, वहाँ से क्वेश्चन पूछे आते हैं इस सेक्शन में। इंटरनल चॉइस डाल रखी है। और दूध का कॉम्पोजिशन भी लिखा गया है। दूध में पाए जाने वाले 3 कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब करना है। फिर सेक्शन डी में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सिंगल सुपर फॉस्फेट के बारे में पूछा गया है। इंटरनल चॉइस डाल रखी है अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइज़र के बारे में। फिर गोबर की खाद और कंपोस्ट खाद में भी इंटरनल चॉइस मिलती है आपको। उम्मीद करता हूँ सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। 3 और 4 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं, बड़े क्वेश्चंस हैं, उन पर मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा।
और एग्जाम के लिए शुभकामनाएं।